तो मेरे अगर स्टूडेंट हो तो यार चीजों को थोड़ा समझते हुए मार्क्स वार्क्स अपने आप आ जाएंगे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अपने आप आ जाएंगे। अगर हमारी हिस्ट्री की समझ अच्छी है तो हम रिलेट कर पाएंगे लोगों को कि इनकी भाषा ऐसी है, इनका रीति रिवाज, इनका रहन सहन। द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। अभी तुम खाना खाने लगे, तुम्हारा तो क्या है, फ्रिज खोला, खाने में निकल गया, कुछ भी निकाल दिया तुमने, सब्जी वगैरह। एनसीईआरटी जो बुक है, वो नेशनल करिकुलम जो बना हुआ आपका, उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। These traditions demonstrate that the effort of understanding society through observations, reasoning and reflections has a long history. तो उस समय उनकी शिक्षाओं में ना अहिंसा, परमो धर्म, ऐसी तरह की उनकी शिक्षाएं थी कि भाई अहिंसा करनी, मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है ना। अभी आपने देखी भी होगी, एक मूवी आई थी रिलेटेड, उसमें थोड़ा कुछ बताया भी था। तो मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से वो उसका कुछ एक। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना क्लास 9th की जो हमारी सोशल साइंस की बुक है, उसका पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को समझने जा रहे हैं। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ब्लूप्रिंट देना, एक रोड मैप बना करके आपको देना कि आप क्या सीखने वाले हो थ्रू आउट द बुक जो आपकी होने वाली है। एक तरह का मैनुअल है, आपको चीजें बताई जा रही है कि यार ये आपको सीखने को मिलेगा। एक ब्रीफ किया जा रहा है पूरे सब्जेक्ट को, वन बाय वन समझते हैं। पूरे बुक का जो चैप्टर है उसी को मैं लेकर के आ गया हूं ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलें क्या है। देखो, इस चैप्टर में कुछ नोट्स बनाने जैसा नहीं है। इस चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि हम बोल रहे कि यार एग्जाम में आएगा इसलिए याद कर लेते हैं। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, नाम ही चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो थोड़ा इसे ना उस चीज से हट के पढ़ो। देखो, जब मैं बोलता हूं कि पेपर के लिए मत पढ़ो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में के लिए मत पढ़ो, मतलब लिटरली वो कह रहा हूं। इसका मतलब होता है कि अगर आप समझ के पढ़ोगे और चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे, कुछ यार आज सीखने को मिलेगा। दुनिया भर की चीजें आपको घर बैठे सीखने को मिल रही हैं कि अलग अलग तरह की ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो अपने आप में यार एक बड़ी बात है, पता है, देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इस चीज की बहुत ज्यादा वर्थ है वैसे, लेकिन फिर भी हमें ऑलमोस्ट किसी भी, मतलब हम कुछ भी हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से, और जो हमारे लिए इतना कोशिश की गई है लोगों की तरफ से, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस इंटेंशन के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं। तो मेरे अगर स्टूडेंट हो तो यार चीजों को थोड़ा समझते हुए मार्क्स वार्क्स अपने आप आ जाएंगे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अपने आप आ जाएंगे। फूल अपने आप खिल जाएगा, बस तुम्हें फूल खिलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करनी है। तुम्हें कंकड़ पत्थरों को रास्ते से हटाना है, खाद पानी देना है, फूल को खिलाने की चिंता नहीं करनी, वो फूल खुद खिल जाता है, उसका नेचर, प्रकृति है। ऐसे ही मार्क्स वगैरह अपने आप आ जाते हैं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं जरा, आज मजा आएगा। बोझ की तरह पढ़ोगे तो ना तो तुम्हें समझ आएगा, ना तुम्हें मजा आएगा, ना तुम्हारे नंबर आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखो। इन ग्रेड 6 to 8 वी हैव एक्सप्लोर्ड सोशल साइंस थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट एज यू एंटर्ड ग्रेड 9। मैं देखो पढ़वाते हुए चल रहा हूं, डिक्टेट करते हुए चल रहा हूं, रास्ते में चीजें बताता हुआ चलूंगा क्या क्या है। इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स एंड व्हाई इट मैटर्स। सोशल साइंस है क्या? अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा लोगों के थ्रू पढ़ा चीजों में, ग्रेड 6 और 8 से लेकर 8 तक में हमने उस लेवल पे जनरलाइज करके नहीं पढ़ा, ऐसे ऐसे मिक्स करके चीजों को पढ़ते रहे। बोल रहे अब हम सोशल साइंस का मतलब समझने वाले हैं। एक्चुअली ये क्या होता है? ह्यूमंस बीइंग लिव्स इन अ सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी ways. Our lives are shaped by the environment, the institution that govern us, the economic activities that meet our needs, and the tradition and ideas passed down through generation. Understanding these connections is the foundation of social science, which seeks to understand their intricate pattern and influences. अभी हमने चैप्टर पढ़ा था 3 में, विंड्स ऑफ, जो आपका एक चैप्टर था, वो फैंस वाला जो चैप्टर था, याद होगा आपको। उस चैप्टर में वर्ड यूज हुआ था इंट्रिकेट। मैं चाहता हूं टाइम स्टैम्प के साथ इसका मतलब मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है? बता दिया, मैं एडिट मत करना, डिलीट मत करना, क्योंकि मैं बताते हुए चलता हूं वरना बोलोगे क्या। तो इंट्रिकेट का मतलब बता दिया ना टाइम स्टैम्प के साथ। हाँ, मैं तोते उड़ा दूंगा नहीं बताओगे तो। इंट्रिकेट मतलब था कॉम्प्लेक्स था वहां पे, मतलब इंट्रिकेट का मतलब जटिल होता है। जटिल मतलब लॉन्ग, गलत फॉर्म में नहीं कहना चाह रहे, इसको कहना चाह रहे कि इतनी चीजें बंधी हुई हैं, गुथी हुई हैं, कि इतना जटिल पैटर्न है किस चीज का। इन्होंने यहां पर बोला सोसाइटी क्या, देखो, ह्यूमन बीइंग्स लिव इन अ सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। Our lives are shaped by the environment. हमारा environment से हमारी लाइफ वो है। और environment यानी कि इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे, अब आगे जाकर धीरे धीरे ज्योग्राफी का पार्ट होने वाला है, अपने environment को समझना। The institution that govern us, institution जैसे कि हम बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, सरकारें, ग्राम पंचायत, ये सब जो हमारे आसपास सरकारें हैं, प्रशासन है, पुलिस है, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट की बॉडी है। तो ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्ट में आ जाएगा। इसकी स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने लग जाएंगे। बोले एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कुछ
सामान परचेस कर रहे हो, कुछ सामान आप बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो जितनी चीजें हो रही हैं सबके सब ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। ना केवल आप सामान खरीद बेच रहे हो, तो बड़े लेवल पे देश भी दूसरे देश से सामान खरीद बेच रहा होता है, तो ये पैसों का लेन देन वाला जो काम होता है सारा का सारा इकोनॉमिक्स में आता है। उसके क्या बोल रहे हैं, एंड द ट्रेडिशंस एंड आइडियाज पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, यानी कि न केवल इतना बल्कि कुछ इतना, जैसे आप जिस जगह पे रहते होंगे वहां की कोई अपनी भाषा होगी, वहां के कुछ अपने रिवाज रीति रिवाज टाइप के होंगे, हम पूरे भारतीय, हम लोगों का एक सर्टेन हमारा एक सोचने के ट्रेडिशन है, हमारा एक तरीका है, तो ये हमें जनरेशन से बाईपास होता हुआ चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर हमारी हिस्ट्री की समझ अच्छी है तो हम रिलेट कर पाएंगे लोगों को कि इनकी भाषा ऐसी है, इनका रीति रिवाज, इनका रहन सहन, उसको हम स्टडी कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तब आ पाएगा जब हमने उनके पास्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा, यानी हिस्ट्री को पढ़ा होगा। तो इसी एक पैराग्राफ में उसने आपको बता दिया एक छोटी सी चीज से कि हर छोटी छोटी चीज हमसे रिलेटेड है सोशल साइंस से, और उसका सोशल साइंस का हर एक कंपोनेंट को रखती है। चाहे वो गवर्नमेंट के केस में हम कहें कि पॉलिटिकल साइंस को हमें पढ़ करके उसके बारे में पता चलेगा, चाहे हम अपने अर्थ एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी को पढ़ के पता चलेगा, अपने ट्रेडिशंस के बारे में पता करना हो या दूसरों के ट्रेडिशन को तो उनकी हिस्ट्री को जान के पता चलेगा। इसी तरीके से अगर पैसों का लेन देन वाली जैसी चीजें होंगी तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो ये वही बोल रहा है, इन सिंपल वर्ड सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखो मानव क्या होता है, जो इंसान है ना मेरे भाई, वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक तरह का सामाजिक प्राणी है। यानी कि एक इंसान भले कोई कितना भी बोल रहे मैं इंट्रोवर्ट हूं, ये हूं, मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, लेकिन एक इंसान अकेले रह करके कुछ नहीं कर सकता, वो सोसाइटी के साथ ही उसका पूरा काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अपने आप को ही देखो, आज अब आपकी लाइफ इतनी इजी हो रही है, बहुत सारी, जैसे मेरे हाथ में ये है, मैंने कपड़े पहने हैं, चश्मा पहना है, ये सारी चीजें अगर मैं सोचता मैं चश्मा भी खुद बना लूंगा, मैं ये पेन भी खुद बना लूंगा, बोर्ड भी खुद बना लूंगा, कैमरा भी खुद बना लूंगा, ये भी खुद कर लूंगा, अकेले अकेले क्या मैं कुछ कर पाता? मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये हम सबके कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। तो मैं सोसाइटी से मुझे कुछ मिल रहा है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को कुछ देना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो इसमें, हम पर हित कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों इधर देखो, while subjects like physics, chemistry and biology study the natural world, social science focused on society, institutions, cultures and human interaction। यानी कि सोशल साइंस इस बारे में बात करती है, अब इंसान बन गया, अब साइंस का एक पार्ट जो था वो तो है। देखो बच्चों, अल्टीमेटली ना सारी चीजें एक ही हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें हैं एक ही। ये हमने अपने पढ़ने के लिए उसको बाइफरकेट कर दिया ताकि इजी हो सके पढ़ना, वरना इन सबको मिला जुला के ही काम होता है ना। वरना कभी कभी हमें लगता होगा कि सोशल साइंस का मास्टर कहने लग जाता है सोशल साइंस ही है, जो कुछ है उसका झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, और जो फिजिक्स वाले मास्टर आते हैं वो कहता है फिजिक्स ही है भाई, जो है दुनिया फिजिक्स से ही चल रही है। केमिस्ट्री वाले मास्टर कहता है अरे केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं कर सकते तुम, H2O नहीं होगा तो वाटर नहीं होगा तो क्या कर लोगे। तो इस तरीके से हमें लगता है, लेकिन सच्चाई है कि बाइफरकेशन के लिए हमने उसे अलग अलग करके करा है। जैसे कि तुम जाते हो, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को मान लिया कुछ आईज की प्रॉब्लम, ENT के पास जाते हैं, वो स्पेसिफिक होता है कि आईज, नेक और थ्रोट वाले जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। अब ऐसे किसी को कुछ और तरह की प्रॉब्लम है, वो अलग तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग किस्म के डॉक्टर बने। लेकिन अगर मान लिया ENT वाले कहते भाई हम ही हैं जो है, मतलब हमारे आईज वाले डॉक्टर, आईज के बिना कुछ है नहीं। मतलब सही बात है, आई जो है हमारी बहुत अभिन्न हिस्सा है हमारे शरीर का, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि यही है, ऐसे सबके सब है ना। तो इस तरीके से मुझे वीरेंद्र सहवाग की एक बात याद आ रही है, कल ही एक रील देखा था कि 2011 में वीरेंद्र सहवाग का कहना है धोनी को ही क्यों बोल रहे हैं भाई कि धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, बाकी 10 लोग भी तो कुछ ना कुछ कर रहे थे वहां पे। तो वाली बात याद आ गई मुझे। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, कोई छोटा कोई बड़ा, ये तो बिल्कुल मजाकिया बात हो गई अगर कोई हम ऐसा सोच रहे हैं। तो बस हमें उनके बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश करना आना चाहिए, और उसी के लिए हम चीजों को पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ सारी चीजें पढ़ोगे तो दिमाग का दही हो जाना निश्चित है। अब इधर देखो, इट helps us understanding not only what happens in our social world but also why it happens and how different aspects of lives are interconnected। ये इसके बारे में बता रही है कि ये क्यों हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब हम पढ़ेंगे। सोशल साइंस एवरीडे लाइफ का एक एग्जांपल देखो, जैसे हमें लगता होगा सोशल साइंस में हो ही क्या जाता है, कोई आपको बोले कि सोशल साइंस में हो ही क्या जा रहा, उसे ये एग्जांपल दियो तोते उड़ जाएंगे। उसके एग्जांपल क्या है, यू वेक अप इन अ हाउस,
बिल्ट विद मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले भाई जिस तुम घर में रह रहे हो उसका मटेरियल, तुम उसका चूना बजरी पत्थर, ये जो दिख रहा है तुम्हें पत्थर बिछा रखा घरों में, ये कहां से आ रहा है? ये कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं, जैसे राजस्थान का जो अपना इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, स्पेशली राजस्थान टाइप का जो इलाका है, वहां पर हमें जो एक घर के मटेरियल बनाने के जो सामान है, पत्थर चूना पत्थर, इस तरह के चीजें मिल रही होती हैं, तो उसका वो सोर्स है। अब इस बारे में स्टडी की गई है, पता चला, तभी तो पता चला कि ये सोर्स है, यहां खुदाई करनी निकलेगा। अब ऐसी जगह खुदाई करने लग गए जहां वो निकल ही नहीं रहा, जहां पे कुछ और ही निकल रहा है, जहां पेट्रोल निकल रहा है, तुम सोच रहे कि वहां पत्थर निकलेगा। तो इस तरीके से बच्चों होता है। तो पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोल बाद में रिफाइन होता है। द फूड यू ईट में कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। अभी तुम खाना खाने लगे, तुम्हारा तो क्या है, फ्रिज खोला, खाने में निकल गया, कुछ भी निकाल दिया तुमने, सब्जी वगैरह। तो लेकिन अगर तुम सोचोगे डीप डाइव, तो ये सब्जी कहीं से उग करके आ रही है, कहीं की सब्जी कहीं तुम खा ले रहे हो। तुम गर्म इलाके में रहते होगे, लेकिन तुम ठंडे इलाके की चीजों को, प्रोडक्ट को खा ले रहे होते हो। तो कहने का मतलब है जो फूड हम ले रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसके पीछे भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक क्रॉपिंग मैकेनिज्म होता है, उसको उगाने की, कल्टीवेट करने का सिस्टम हुआ करता होगा। एग्रीकल्चर का वो पार्ट है। और एग्रीकल्चर को समझने के लिए तुम्हें ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा कि भाई चावल उगाना है, कौन से मौसम में उगेगा, कितना टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए पानी चाहिए नहीं चाहिए, ये सब बातें होती है बिफोर इट रीचेज योर प्लेट। इतना ही नहीं कि वो खाना, वहां फसल उगाई हमारे किसान भाइयों बहनों ने, लेकिन उसके बाद वो खाना तुम्हारी प्लेट में आने से पहले भी क्या होता है, इट हैज बीन हार्वेस्टेड। पहले उसे वहां पर बोया जाएगा, काटा जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर तुम्हारे घर से उसको फैमिली में तुम्हारे पापा मम्मी जी उसे खरीदेंगे, और फिर मतलब खरीदेंगे, और सामने वाले जो शॉपकीपर होंगे वो बेचेंगे, तब जाकर के वो प्रोसेस होकर के फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी जी या पापा जी तुम्हारे खाना बनाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी प्लेट पे वापस आता है। यू ट्रेवल ऑन अ रोड, अभी तुम घर से बाहर ही निकले थे खाना खा के, यू ट्रेवल ऑन अ रोड प्लान्ड। रोड कैसे बन गई? अपने आप प्राकृतिक रूप से रोड बनी बनाई नहीं यार की है, रोड को बनाया गया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार किसका पार्ट है? गवर्नमेंट। एक गवर्निंग मैकेनिज्म हमारे पास, इसका मतलब था गवर्नमेंट का। हमारे पास इलेक्शंस थे, हमने किसी को इलेक्ट किया, वो इलेक्ट हुए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई रोड बनाएंगे। रोड कहां से बनाएंगे? पैसे कहां से आएंगे उनके पास? तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, क्योंकि जो लोग जैसे आपके फादर हैं, पेरेंट्स हैं, मदर हैं, जो भी आपके कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, जो मनी अर्न करते हैं, उस मनी का कुछ हिस्सा उन्हें टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता है। वो टैक्स सरकार को मिलता है, सरकार उसी टैक्स से काम करती है। सरकार के पास अपना खुद का पैसा नहीं है, सरकार कोई काम वगैरह नहीं करती है, उसका एक ही काम है कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और उसको लोगों के ही वेलफेयर में लगाना। तो वो इकोनॉमिक का पार्ट भी हो गया, पॉलिटी का पार्ट भी हो गया। यू स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो स्कूल में, ये बुक हमें आई है, ये एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ। एनसीईआरटी जो बुक है, वो नेशनल करिकुलम जो बना हुआ आपका, उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। गवर्नमेंट का एक हिस्सा एजुकेशन के लिए लगा हुआ है कि भाई ये क्या क्या तैयार करना है। बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, समय समय पर उस पर चेंजेस भी करने हैं। जमाना बदल रहा है तो बच्चे उसी पुराने तरीके से ना पढ़े, कुछ नए तरीके से चीजों को उसमें फ्रेम किया जाए। तो इस तरीके के लिए भी काम गवर्नमेंट से आ रहा है, और वो किसका हिस्सा है? पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है वो वाला हिस्सा। इसी तरीके से बोलते हैं द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज इन जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशंस एंड डिलीवर्ड थ्रू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। आपको बच्चों लग रहा होगा कि ऐसी इजीली बात हो जाएगी, लेकिन मेरी जीजा जी मुझे पता है कि वो इसमें पावर कॉर्पोरेशन में, तो मुझे तब पता है कि वो कैसे कैसे इसमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब हमें लगता है कि बस स्विच जलाया लाइट आ गई, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा मैकेनिज्म है। उसमें मतलब पॉलिटिकल वो भी रहता है इन्फ्लुएंस। मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि भाई वहां के आसपास का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे तय कर रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली आते रहे, तो वो जाकर के वहां के ऑफिसर से कहेंगे, जो वहां के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर होंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर देखेंगे कि भाई यार यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पर पावर हाउस बनाने की जरूरत है, तो वो उस तरह से खर्चा वगैरह क्या होगा पास करवाएंगे, बिल वगैरह जो होता होगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है एक सिंपल से चीजों के लिए जो हमें लगती है। इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज रिलाई ऑन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसने सारी चीजों को कवर कर दिया कि भाई जो भी सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड होती हैं। आप खुद ही सोचो, आप कोई भी इवेंट सोचने लग जाओ, अब देखो कि वो कैसे 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 एक सिस्टम में बधा हुआ है, तब जाकर के वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन उसके पीछे एक इंट्रिकेटेड, कंप्लीट इंट्रिकेटेड एक फ्रेमवर्क है। अब यहां देखेंगे, नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव्स इन स्कैटर्ड विलेजेस। कुछ हमारे गांव में रहते हैं, कुछ लोग क्राउडेड सिटीज में रहते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? ऑब्जर्व करो खुद से। व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कुछ अलग अलग तरह का खान पान रहन सहन होता है, वो क्यों होता है? व्हाई डू सम रिलीजन्स डिपेंड ऑन व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर्स फोकस ऑन इंडस्ट्रीज और ट्रेड। यानी कि हो सकता है कि हम किसी ग्रामीण इलाके में रहते होंगे जहां खेती वगैरह
है, तो वहां जहां देखो खेती बिजनेस है लोगों का, मतलब खेती ही काम है लोगों का, मतलब वो खेती से ही उनकी आजीविका चल रही होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें खेती का खा नहीं पता, तो वो लोग लेकिन ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन उन तक भी खाना पहुंच जाता है। तो ये क्या चीज होती है, ये क्या ऐसे कारण है जो कुछ लोगों को खेती करवा रहे हैं और कुछ लोग बिजनेस लाइन में जा रहे हैं? हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? आज गवर्नमेंट एक छोटा सा डिसीजन लेती है लेकिन वो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो कैसे वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, और गवर्नमेंट क्या अपनी मनमानी से डिसीजन ले सकती है, या वो भी किसी किसी दायरे के अंदर रहकर डिसीजन लेती है? क्या गवर्नमेंट ही सुप्रीम है, या गवर्नमेंट को भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है? वो हमें पढ़ना होगा। व्हाई आर सर्टेन रीजन्स मोर प्रोन्स टू फ्लड? ऐसे कुछ रीजन जहां पे फ्लड के खतरे बने रहते हैं, कुछ रीजन जहां पे सूखा पड़ा रहता है, ऐसा क्यों होता होगा, वो भी हम पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते में चलो, सोचो। हाँ यार, एक एक क्वेश्चन को सोचोगे तो 10-10 पेज लिख सकते हो तुम उसके बारे में। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस अवर लाइफ? क्लाइमेट चेंजिंग कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है? अभी हम तुम धीरे धीरे पढ़ोगे, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है। यानी क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नीचे जाकर के क्या हो रही है, बाढ़ आ रही है। तो ऐसी चीजें जो हो रही है क्लाइमेट चेंजिंग, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है, उन चीजों के बारे में कभी सोचा तुम लोगों ने? व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन सम रीजन्स बट नॉट इन अदर्स? कुछ जगह पे तो खेती बाड़ी बहुत जबरदस्त होती है, गंगा यमुना के मैदानों में, उत्तर प्रदेश की तरफ आप चले जाओ, बिहार वगैरह वाले इलाके में बहुत जबरदस्त खेती आपको देखने को मिलती है। लेकिन कहीं आप डेजर्ट इलाके में चले जाओ, अगर आप दूसरे राजस्थान के पश्चिमी इलाके में चले जाओगे, जहां वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर उस तरह की भूमि नहीं है, उर्वर भूमि नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है, पानी की कमी है, वहां पर खेती नहीं हो पा रही है। हल्का हल्का रीजन भी बता दिया। तो क्वेश्चंस लाइक दीस शोज द सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस, सो दैट साइंस हेल्प्स अस, सोशल साइंस हेल्प्स अस एक्सप्लोर सच क्वेश्चंस एंड सीक आंसर थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। अभी एक आज से ना 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट चला था, जैसे गुजरात का एक इलाका है, कच्छ नाम है उसका, डिस्ट्रिक्ट है वो भुज में। वहां क्या है ना, मतलब वो इलाका पहले ऐसा हुआ करता था कि पानी वगैरह ये सब नहीं होता था। तो एक प्रोजेक्ट चला था, है ना, जैसे आप जो हमारी नर्मदा मैया है, जो नर्मदा नदी है हमारी, वो जो आती है ना, वो आती है, मतलब वो एक ऐसी नदी है, नर्मदा और तापी, दो ऐसी नदियां हैं जो कि ना इस तरफ गिरती हैं, जो उल्टा बहती हैं, स्लोप ये उल्टा बहती है। बाकी सारी रिवर्स जो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये अरब सागर में गिरती है। ऐसे बता रहा हूं कुछ बात। तो अरब सागर में ही गिरती है। तो ये नदियों को ना मतलब समझा गया कि भाई ये जो कच्छ का इलाका है, यहां पानी की कमी है, बाकी चीजें और अच्छे से हो सकती हैं, बस पानी की कमी है। तो सरकार ने क्या डिजाइन किया, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, अब पिछले 2-3 सालों में कंप्लीट हो ही गया, कि नर्मदा रिवर को के ऐसे टनल्स, कैनाल्स बनाई गई रास्ते में कि नर्मदा रिवर को ऊपर वहां पहुंचाया गया, उल्टा विपरीत दिशा में पहुंचाया गया पानी को। सोचो उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म रहा होगा। तो उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, फ्रेमवर्क तैयार किया होगा, उसकी ज्योग्राफी समझी होगी कि ये रिवर कैसे आ सकती है, इसके पीछे क्या इंजीनियरिंग वर्क होगा। तो इंजीनियरिंग भी ऐड हुई है उसमें। ऐसा नहीं है कि अब हम सोशल साइंस पढ़ लें तो भाई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब मिला जुला करके सब लोग भाई लोग मिल करके काम करते हैं, सोशल साइंस वाले, साइंस वाले, तब जाकर के काम हो पाता है। इंजीनियर्स आते हैं वो भी काम करते हैं, ऐसे करके। तो योर डेली एक्सपीरियंस एंड द चेंज ऑब्जर्वेशन अराउंड योर रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड्स कनेक्शन अमंग पीपल, places and systems. Simple observation like these helps you see society as one connected story rather than a collection of separate pieces. ये क्या बोल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। These help you see society as one connected story rather than a collection of a separate pieces. हम ऊपर से देखें हमें लगेगा ये चीज अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सभी लोग क्या है, एक दूसरे से सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक चीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसीलिए सारी चीजें एक तरह से क्या है, वो है, कनेक्टेड है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग सोशल सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। टाइम एंड ट्रेडिशन के थ्रू समझना मतलब क्या हुआ, सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे and over thousands of years it has changed greatly. Early human communities depended directly on nature for survival, and with time people learned to grow crops, domesticate animals, build settlements, develop tools, exchange goods, and organize system of governance. Villages developed into towns and towns grew into cities. New ideas, inventions and culture exchange gradually transformed ways of life. ये कह रहे हैं कि जैसी सोसाइटी आज आपको दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। समय के साथ सोसाइटी देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। शुरुआत में जो इंसान था वो नेचर के साथ सरवाइव कर रहा था। शुरुआत में जो इंसान था वो एक तरह का आखेटक था, वो एक तरह का क्या था, शिकार
शिकार करके अपना खाना वगैरह का इंतजाम करता था, उसे खेती करना भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, कल्टीवेट करना सीखा, फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करना सीखा, एनिमल्स को पालतू बनाना सीखा। उन पालतू जानवरों के साथ रहकर उसने अपने अपने लिए उनको और उनके लिए अपने को एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी। बिल्ड सेटलमेंट, डेवलपमेंट टूल, एक्सचेंज गुड, गुड का एक्सचेंज। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई मुझे गेहूं चाहिए, तुम्हारे पास जूते हैं, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, तो मुझे जूते, ये वाला सिस्टम चलता था। तो मेरे भाई लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हमने कुछ एक करेंसी जैसी चीजें आई, यानी मुद्रा जैसी चीजें आई कि भाई हम पैसा ऐसी चीज हो सकती है जो एक कॉमन होगा, एक लीगल टेंडर बना कि मैं आपको पैसा दूंगा, उसके बदले जो मन मुझे आ रहा है मैं ले सकता हूँ। हर चीज की एक मूल्य हो गया, हर चीज का एक वैल्यू, एक कीमत हो गई। तो इस तरीके से होता है। ये बोल रहा है धीरे धीरे फिर जो गांव है वो टाउन्स में बदले, धीरे धीरे टाउन्स सिटीज में बदले, सिटीज मेट्रो सिटीज, मेगा सिटीज में बदली, और इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस। Early thinkers valued discussion, questioning, and logical reasoning to understand the world. Knowledge was explored through observation, reflections, and dialogues. For example, the concept of the Panch Mahabhutas describes the natural world as an interconnected system in which human life is embedded. It helps explain how the environment influences settlement patterns, occupations, architectures, food habits, and health practices. An idea that remains relevant as societies respond to environmental challenge. Similarly, the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the world is one family, expressed the interconnectedness of human societies across region and cultures. This sense of interdependence lies at the core of what social science seeks up to understand when it studies global interaction and relationships. ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आई हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारे अर्ली थिंकर्स थे, जो भारतीय हमारे पहले हमारे पूर्वज रहेंगे आज से 2, 4, 5 हजार 10 हजार साल पहले वाले, वो लोग भी इतने लेवल के थिंकर थे। उस समय लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑल दो उतनी नहीं रही होगी दूसरी जगह, बट हमारे थिंकर्स ने पंच महाभूतास का सिद्धांत दिया। पंच महाभूत यानी उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ह्यूमन को कहा कि जो ह्यूमन है वो असल में अग्नि से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से और जल से, इन 5 महाभूतों से मिलकर बना। आज की डेट में एयर बेंडर मूवी निकाल रहे बाहर वाले, लेकिन हमारे वालों ने कहा था कि ये पंच महाभूता से हम लोग मिलकर के बने। उन्होंने इंटरकनेक्ट किया, मतलब हम लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट किया, उसके पीछे के डीप साइंस को समझाने की कोशिश करी। इसी प्रकार से बच्चों यहां पर वर्ड यूज हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। एक मुझे कहीं दिखा तो था रास्ते में, यहाँ मुझे कहीं दिखा था, हाँ ये देखो वसुधैव कुटुंबकम, इसको भी इन्होंने ऐसे हाईलाइट करना चाहिए था वैसे कायदे से। ये एक महा उपनिषद हमारे संस्कृत में लिखा गया, अध्याय 6, उसमें एक श्लोक आता है, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वहीं से ये वसुधैव कुटुंबकम लिया गया। ये कहता है अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना लघु चेतना के लोग करते हैं। छोटी सोच वाले ऐसी बातें करते हैं कि ये मेरा है इसलिए मैं ये करता हूं, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, छोड़ना मुझे क्या मतलब हो रहा, तो वो चिंता नहीं करते। वो कहता है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले व्यक्तियों के लिए, जो मतलब विशाल हृदय रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो जनरलाइज सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए पूरा विश्व ही, पूरी वसुधा ही उनका परिवार होती है। वो सबके बारे में सोचते हैं। जब मैं सबके बारे में कह रहा हूं तो सबके बारे में मतलब सबके बारे में। फिर वो ये नहीं देखते कि कौन दूसरे देश से है या कौन दूसरी जगह से है, कौन दूसरी भाषा बोलता है। न केवल सिर्फ व्यक्तियों के बारे में, बल्कि वो हर एक प्रत्येक जीव के बारे में, चाहे वो जंगली जानवर से लेकर के पशु पक्षियों, पेड़ पौधे हो, सबके बारे में वो सोचते हैं कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस तरीके की भावना रखते हैं। यह भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम में आज से कितने हजार साल पहले बच्चों मिल चुकी है। संसद, जो हमारी भारतीय संसद है, उसका जो गेट है ना, जो एंट्री गेट है, वहां पर भी ये वाक्य लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम का। अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नमेंट्स इन इंडिया आल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटीज विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज। द अर्थशास्त्र attributed to Kautilya, composed about 2300 years ago, examined administration, economic management, taxation, and the duties of rulers towards their people. Such work shows that systematic thinking about governance and the economy existed long before modern academic discipline developed. अब जाकर के हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही भारतीय इतिहास को अगर पलट के देखा जाए पीछे, आज से 2300 साल पहले, यानी कि 300 BC के टाइम की हम बात कर रहे हैं लगभग, जिस समय सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर वो यहां की तरफ आया था, उस समय कौटिल्य, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, उनका अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है, आज भी हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है कि किसी रूलर को अपने लोगों के लिए कैसे काम करना चाहिए,
चाहिए, अपनी राज्य व्यवस्था उसे कैसी रखनी चाहिए, इसी तरीके से इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब बच्चों पैसा होता है, वो एक अर्थ तो इंग्लिश का होता है लेकिन एक अर्थ मतलब होता है पैसा, तो ये अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र, बट इसमें राजनीतिक विज्ञान को भी और अर्थशास्त्र को भी, हर तरह की चीजों का इसमें मिक्सचर था। टैक्सेशन के बारे में बोलते हैं आचार्य चाणक्य, क्या बोलते हैं कि राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए, बोलते हैं वैसे लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी जो होती है, वो जो बीज होती है, हनी बीज, वो फूल से कैसे लेती है, और नेक्टर फूल से वो कैसे शहद बनाने के लिए नेक्टर जो जरूरी चीज होती है लेती है, ऐसे लेती है कि फूल मुरझा नहीं जाता, ये नहीं कि फूल से वो लिया फूल मुरझा गया, ऐसे लेती है कि भाई उनका भी काम बन जाता है और फूल भी फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं टैक्स भी ऐसा होना चाहिए कि टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि जैसे कि मतलब कि एक जैसे आप ये समझो कि आटे में नमक के बराबर चीज डल जाए तो फर्क ना हो, मतलब तो वैसे ही कहते हैं कि इतना वो शहद की मधुमक्खी की तरह शहद ले कि इंसान पे इतना भार ना बन जाए। इससे क्या होगा, अगर टैक्स इंसान के लिए भार बनने लग जाएगा सिटीजन्स के लिए, वो क्या करेंगे, टैक्स की चोरी करने लग जाएंगे, और टैक्स की चोरी की तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो खुशी खुशी अपने हाथ से अगर टैक्स आपको देते तो इस तरह से लेना, ऐसे नियम वगैरह उन्होंने बताए थे। These traditions demonstrate that the effort of understanding society through observations, reasoning and reflections has a long history. Modern social science continues this legacy, using new tools and methods to study how societies function and change over time. To understand the present, we must trace this long journey of continuity and change and explore how societies evolve and how institutions developed and how relationships between people and the environment transformed. Hence, social scientists observe people's lives, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different times and places. By gathering information from multiple sources, they developed explanations that are supported by evidences. This way, social science explains both what endures and what changes, showing how the past shapes the present and how today's action will influence the future. ये बोल रहे हैं कि सोशल साइंस की स्टडी करने वाले को उन्होंने एक नाम दिया सोशल साइंटिस्ट, वो भी प्रॉपर साइंटिस्ट है क्योंकि अच्छी खासी स्टडी लगती है। एक सोशल साइंटिस्ट को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए, मैथ्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, जिससे वो अपने काम को अच्छे से बखूबी कर सके। तो ये बता रहे हैं क्यों इसकी जरूरत है, क्योंकि बोल रहे हैं आज जो हम देख रहे हैं, आज जो हम हैं, आज जो हमारा समाज है, आज जो हमारे आसपास का माहौल है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है, वो पीछे से रिलेट करता है। पीछे कुछ 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 चीजें ऐसी भी जिसके कारण आज हम ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ऐसे ही आज जो हम कर रहे हैं वो आगे आने वाले भविष्य में हमारे लोगों के लिए वो चीजें वैसे डेवलप होगी। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमें एनवायरनमेंट की कोई चिंता ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं कर रहे कि हम बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस को एकदम से वो कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं इतनी मात्रा में। उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में फर्क पड़ रहा है, और क्लाइमेट में फर्क पड़ेगा उससे क्या होगा, आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या होगी, हमें 10 बातें सुनाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ कर लो अच्छा अच्छा, अभी से कह रहा हूं तुम लोगों को। हाँ, तो इधर देखो, सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स, ह्यूमन सोसाइटी। अब ये बोल रहे हैं स्टडी ऑफ डिसिप्लिन है मेरे भाई, एक प्रॉपर कंसिस्टेंट एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर सोशल साइंस को स्टडी कर रहे हो, एक पेशेंस का काम होता है। क्यों होता है, ह्यूमन सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप्स, इन्वायरमेंट का पार्ट है, एक सूखा पड़ गया उसने क्रॉप्स को अफेक्ट कर दिया। फार्मर्स इनकम, एक ड्रॉट आया उसने क्या किया, क्रॉप को अफेक्ट किया, फसलें नहीं उग पा रही क्योंकि पानी वगैरह नहीं आ रहा, बरसात नहीं हो रही, उससे क्या हुआ, फार्मर की इनकम अफेक्ट हो गई। फार्मर की इनकम से क्या हुआ, गवर्नमेंट को रिलीफ मेजर्स करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को कुछ योजनाएं चलानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा भाई कि भाई वो जो वो है उनको कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ तो उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो लोग फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल साइंस में आ गई बात। माइग्रेशन टू सिटी, अब क्या होगा, अगर मान लिया लगातार किसी जगह पे सूखा पड़ने में लगा, वहां के किसान है, वो लोगों ने कोशिश करी लगातार, अब ज्योग्राफिकल कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पलायन करेंगे, दूसरी जगह जाने लग जाएंगे, सोसाइटी का माइग्रेशन चालू हो जाएगा, एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद स्कार्सिटी, और इस तरीके से कल्चर सेट होगा, वो कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहीं से फिर एक तरीका आ जाएगा उस स्कार्सिटी, वो जो एक भूखमरी जैसी सिचुएशन है उससे बचने के लिए कुछ एक तरीका निकालेंगे, कुछ चीजें करेंगे, और एक कल्चर सेट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशंस वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सोशल साइंस देयरफॉर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स, ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड वे। ये थे, जैसे एग्जाम्पल मुझे अभी समझ में आ रहा है तो बोल देता हूं। आज से 2500 साल पहले बच्चों जैन महावीर हुए, ठीक है ना, जैन धर्म जहां से निकल के आया, तो उस समय उनकी शिक्षाओं में ना अहिंसा, परमो धर्म, ऐसी तरह की उनकी शिक्षाएं थी कि भाई अहिंसा करनी, मतलब नॉन वायलेंस,
मतलब किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, भौतिक दैहिक दैविक किसी तरीके से मत पहुंचाओ, शरीर से तो नहीं, मन से भी नहीं। अब उसमें उनके लिए क्या समस्या हो गई, अब ऐसे लोग देखो, उस समय हमारे पास वर्ण सिस्टम हमारा हुआ करता था, जिसमें हम ऐसा करते थे ना कि हमारे पास ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरीके का हमारे वर्ण सिस्टम बना हुआ था एक तरह का, कि उनके काम के आधार पर हमने बोला था कि ये लोग जो इस तरह का पढ़ने पढ़ाने वाला काम करते हैं वो लोग ब्राह्मण इस उसकी उसमें आ जाएंगे, इसी प्रकार क्षत्रिय होंगे जो लोग फाइटिंग वगैरह इस वाले में आगे रहेंगे, सेवा सुरक्षा वाले जिम्मा रहता था। इसी प्रकार से वैश्य वाला हिस्सा आ गया था कि वो लोग जो लोग व्यापार टाइप की ऐसी चीजें करेंगे, और एक शूद्र वाला हिस्सा आया था जो सेवा वाला काम करेंगे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो इस तरीके की चीजें बनी। अब क्या हुआ ना कि जैसे ज्यादातर जो वैश्य वाले लोग थे, यानी कि जो ये वाले, आज की डेट में भी आप देखोगे जो जैन कम्युनिटी है वो बिजनेस में काफी आगे रहती है, क्योंकि ना उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। मतलब ऐसे लोगों के जो जैन धर्म में थे, क्योंकि उन्हें नॉन वायलेंस जैसी, अब वो क्षत्रिय बन नहीं सकते थे और चीजें हो नहीं सकती थी, तो उनके लिए जो चीजें सेट हुई उनके अकॉर्डिंगली, मान्यताओं के आधार पर जिस धर्म पे वो गए, तो उससे ही उनका आगे की फ्यूचर भी डिसाइड हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बाद में डिस्कस करेंगे, इसे चैप्टर आगे आएगा, सिर्फ हल्का सा मैंने ग्लिम्स डाला। इन ग्रेड 9, 10 सोशल साइंस प्रिलिमिनरी ड्रॉन्स फ्रॉम 4 कोर डिसिप्लिन्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब आप इन 4 सेगमेंट्स को पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे जिसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में पढ़ोगे, ट्रांजैक्शन के बारे में, अदर डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, उसके बाद फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी आल्सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सोशल साइंस फैमिली। दीज फील्ड्स एक्सप्लोर सोशल रिलेशनशिप, एथिकल रीजनिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रेट डेप्थ एंड विल बी फर्दर डेवलप्ड इन हायर ग्रेड्स। बोल रहे हैं अभी तो आप ऐसे पढ़ोगे, लेकिन इनके भी फिर आगे क्या होंगे, इनके भी बाइफर्केशन होंगे आगे जाके इन सब्जेक्ट के भी। शुरुआत में आप साइंस पढ़ते थे, धीरे धीरे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिफरेंशिएट किया। अब आगे जाके कि आप फिजिक्स के भी अलग अलग पार्ट होंगे, एक आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, एक आपकी क्वांटम मैकेनिक्स होती है, एक ऑप्टिक्स होती है आपके पास, इस तरीके से डिफरेंट पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है फिजिक्स के पार्ट, केमिस्ट्री के अलग पार्ट होंगे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी तरीके से बायोलॉजी में आप बॉटनी पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, तो उसके बाइफर्केशन और स्पेसिफिक पढ़ते जब, तो ये बोल रहे हैं ऐसे ही हमारे इन सब्जेक्ट के भी आगे होंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, और आप फिलोसफी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ये यहीं से निकल करके आएंगे इन्हीं 4 सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, ज्योग्राफी हमें पता है किस बारे में स्टडी करवाएगी। हिस्ट्री हमें पता है, हिस्ट्री बताएगी पीछे क्या क्या हुआ और उस चीजों से हम कुछ सीखेंगे। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली एनालाइज करेगी गवर्नमेंट बॉडी को, गवर्नेंस कैसे वर्क करती है उस बारे में हम सीखेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में। इकोनॉमिक एक्सप्लोर करेगी, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक 2 लेवल के हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक होगी छोटे लेवल, मतलब डे टू डे लाइफ में हमें जो दिख रहा है। मैक्रोस्कोपिक जो बड़े लेवल पे चीजें होती है, देश देशों के बीच में हो रही होती है डील्स वगैरह, उससे कैसे बड़े लेवल पे 2 देशों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील हुई और वो कैसे गांव में बैठे किसी एक व्यक्ति पर इंपैक्ट डालती है अपना, इस तरह की चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, ज्योग्राफी के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी तुम्हें क्या बताएगी, ज्योग्राफी तुम्हें बताएगी जिस जगह हम रह रहे हैं, हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी में हम रह रहे हैं, न केवल हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, हम दूसरे ग्रहों के बारे में, सौर मंडल के बारे में, आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। समझ तो क्या ही पाएंगे वैसे, लेकिन कोशिश लगातार करते हैं उस सत्य तक पहुंचने की कि आखिर क्या है। हमने बोला कि पृथ्वी कैसे बनी, वैज्ञानिकों ने कहा एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी चलायमान हो गई, इस तरह की बातें होती है। तो वो हम सब पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अपने आसपास माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेटूज कैसे बनते हैं, रिवर्स कैसे बनती है, रिवर प्लेन क्या होते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फिर हम ऐसे और अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हम वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और ये कैसे अफेक्ट करती है, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, ये कैसे अफेक्ट करती है ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे क्लाइमेट वगैरह के बारे में भी आगे आप देखोगे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इसके बारे में, आगे के चैप्टर्स आप देख सकते हो। अभी क्या हुआ कि जैसे अरब व्यापारी आया करते थे पहले भारत में प्राचीन समय में, है ना, तो वो अरब व्यापारी जब आते थे, समुद्र के रास्ते आते थे, तो उन्होंने कुछ एक स्पेशल एक चीज को ऑब्जर्व किया, उन्होंने मौसम को ऑब्जर्व किया भारत के, कि यार इस स्पेसिफिक टाइम पे यहां पे बारिश होती है, इस स्पेसिफिक टाइम पे जब हम चलते हैं तो हमारी बोट को सपोर्ट मिलता है, रिवर का फ्लो हमारी डायरेक्शन में होता है, हवा विंड हमें सही दिशा में ले आती है, इस मौसम में हम चलते हैं तो विंड का फ्लो होता है, हमें दिक्कत होती है जाने में, जो हम जहां पहुंचते हैं हमें 2 महीने लगते हैं, वहां 4 महीने लग जा रहे हैं। तो इस चीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने बोला, भारत में एक मौसम वर्ड जो उनका आया, वहीं से मॉनसून निकला,
तो इस तरीके से होता है। तो आपने देखा कि ज्योग्राफी उस विंड के नेचर को, पैटर्न को पढ़ करके लोगों ने, और आज की डेट में भी ऐसा ही होता है। आज की डेट में भी सी जो होता है, समुद्र में कुछ हवाएं चलती हैं अलग तरह की, उन हवाओं को अगर हमने उनके पैटर्न्स को पढ़ के, मतलब जो भी नेविगेट कर रहे होते हैं वहां जाकर के, उन लोगों ने ये सब स्टडी की होती है, तो वो अपनी जर्नी को इजीली कर पाते हैं। उन्हें पहले से पता होता है यहां इस मौसम में ये होने वाला है, वगैरह वगैरह चीजें। तो हमने पहले ज्योग्राफी को पढ़ा, उसके पैटर्न को समझा, उसके कोर आइडिया को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, और फिर उसके एप्लीकेशंस लगाए जो डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प कर सकते थे। ये होता है ज्योग्राफी के अंदर। ऐसे ही बच्चों हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या होगा, जैसे हिस्ट्री में भी क्या है ना, हिस्ट्री भी एक है, जैसे ज्योग्राफी भी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी है, और फिर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, वहां की ज्योग्राफी अलग अलग तरह से डिफाइन होती है। अब ज्योग्राफी हो गई वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब बड़े लेवल पे भाई, ना कोई यहां हिंदुस्तानी है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई अमेरिकन है, बस सब इंसान है। अब ये लोग के लिए कैसे काम कर रही है ये। फिर उसके बाद इंडिया है, तो इंडियन पेनिनसुला की अलग प्रकार की ज्योग्राफी है। हम लोग ऊपर में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य व दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो हम इस तरीके से हम लोग डिफाइन है कि हमारे उत्तर की दिशा में हमारे हिमालय है, दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है, इस तरीके से हम है। तो हमारी ज्योग्राफी कुछ अलग तरह की है, क्योंकि मैं उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, है ना। अलग अलग जगह की ज्योग्राफी अलग अलग है। ऐसे ही हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री तो लोगों से बनती है बेसिकली, है ना। अब हिस्ट्री भी दो तरह की है, कि एक है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। अब फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा जाए तो हम पूरे वर्ल्ड को नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे जगहों को पढ़ते हैं जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही होती है। हम रशिया के बारे में, रशियन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रेंच रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। अब जब हम इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो हमारी हिस्ट्री कुछ अलग ही है, और बहुत वृहद हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है हम लोगों की। मतलब भारत की, सिर्फ हम भारतीय, मैं इस अहंकार में नहीं कह रहा कि मैं भारतीय हूं तो इसलिए हिस्ट्री है, लेकिन वास्तविकता में भी विश्व ने भी माना कि भारत की हिस्ट्री जो है, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए उस चीज को। जैसे अभी तक जो चीजें आई है, हड़प्पा टाइम तक हम पहुंच पाए हैं, कि हड़प्पा काल एक हुआ करता था, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी, कुछ उसके बारे में आज से मतलब 2500 BC की मैं बात कर रहा हूं। तो उस समय लोगों ने कुछ बोला है कि ऐसा हुआ करता था। अभी लेकिन उनके जो हमें चीजें मिली उनको हम पढ़ नहीं पा रहे, डिसाइफर नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आते हैं हिस्ट्री में। हमने अपनी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद का जो टाइम है, मतलब पुर्तगाली जो आए उस समय को लगभग हम बोल देते हैं कि भाई जब मुगलों का लगभग पतन चालू हो गया था, तो हम कहते हैं कि अब मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। फिर जब जहां से मुगल आए बेसिकली, उस या फिर हम कह सकते हैं कि मुगल आया जहां से टर्की आए, तुर्की आए, उस समय को जब मैं बात कर रहा हूं कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध हुआ था जब गौरी के बीच में, उसके बाद से और अंग्रेजों तक का टाइम पीरियड को मेडिवल में बांट लेते हैं मोटा मोटा। और उससे पहले का हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे होते हैं। तो वो सब चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। एम्पिरिकल एविडेंसेस, मतलब कि हम ऐसे तुक्के में हवा हवाई में नहीं कह दे रहे, हमें कुछ एविडेंसेस मिले, हमें कुछ वहां पे हमने स्टडीज की है, हमें कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, हमने कुछ सिक्कों के बारे में, उस जमाने में मिलने वाले कॉइन्स के बारे में स्टडी की है। तो उन चीजों को एविडेंसेस के बेसिस पर हम अपने अवधारणा स्थापित कर रहे हैं, ये बात होती है। अब जैसे ये देखो, ये लिटरेरी सोर्सेज, अभी सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे एक हो गया लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब कि कुछ लिखी हुई चीजें मिल रही है उस जमाने की। जैसे ये आप देखोगे, ये लिखा हुआ है कि ये किस जमाने का है, ट्रेडिशनल पाम लीफ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूं। ये है मनुस्क्रिप्ट का, मनुस्मृति से है, और ये बता रहे हैं कि एंशिएंट तमिल टेक्स्ट, तमिल में लिखा गया, बताओ। और आज का नहीं, तमिल बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, मतलब कि बहुत ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है, संस्कृत के इक्विवेलेंट मानो आप। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं हमारे पास, मतलब हम लिखी हुई चीजों को पढ़ पा रहे हैं, तो उससे भी हम कुछ आइडिया लगाते हैं उस समय के लोगों का। या हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होता है, कुछ हमें मूर्तियां मिल गई, कुछ हमें कुछ ऐसी चीजें मिल गई, जैसे मूर्ति मिली, देखो एक हमें टेरिकोटा का फिगर मिला जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित है ना। तो इससे हमें कुछ आइडिया लगा कि उस समय के लोग किस तरह से मानते थे, किस तरह के भगवानों पे मानते थे, उनकी क्या विचारधाराएं थी, वो पढ़ने को मिलता है। ऐसे देखो एक डेटी हमें भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है हमें 12वीं सेंचुरी से, तो ये अपने आप में चीज है। तो इससे हमें उनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये हो गया आपका एपिग्राफिक सोर्सेज हो गया। जैसे एपिग्राफिक सोर्स क्या होता है, हिस्टोरिकल सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, डिक्रीज और रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ड्यूरेबल मटेरियल सच एज स्टोन मटेरियल। मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा अशोक के शिलालेख, उत्तराखंड, मतलब बहुत जगह है अशोक के शिलालेख, पूरी जगह फैले पड़े हुए। मतलब आप साउथ इंडिया में जाओगे, कर्नाटक से लेकर के ऊपर में जाओगे आप उत्तराखंड तक की तरफ, वहां तक भी है कालसी में, और इधर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां तक अशोक के शिलालेख हैं। शिलालेख का मतलब होता है कि पत्थरों में लिखवा दिया ले भाई,
कागज तो फट जाएगा ना, जला दोगे ना, पत्थर को कुछ करके दिखाओ। तो पत्थर में लिख दिया। अब ये लिखा क्या है, इसको ब्राह्मी लिपि में लिखा। लिपि होती है जैसे हम लोग हिंदी जो लिखते हैं देवनागरी लिपि होती है, ऐसी ब्राह्मी लिपि होती थी, प्राकृत भाषा हुआ करती थी, अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ये अलग अलग प्रकार की लिपि। इनको लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी। अशोक के शिलालेखों को, जेम्स प्रिंसेप अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने करा कोशिश और पढ़ लिया उन्होंने। इसके पीछे की एक अलग ही लेवल की हिस्ट्री है, फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड होती है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट ये देखो पत्थर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ हम पढ़ पा रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया लग पा रहा है उस समय के जमाने का। इतना ही नहीं, हमारे पास यही नहीं कि एपिग्राफिक सोर्सेज है, ऐसा ही नहीं कि हमारे पास लिटरेसी है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, बल्कि एक न्यूमिस्टमैटिक बच्चों जो होता है, ये न्यूमिस्टमैटिक एक प्रॉपर एक स्टडी होती है सिक्कों की, कॉइन्स की। मतलब उस जमाने में जैसे कुषाण वंश जब आया था, कनिष्क के टाइम पे सिक्के चले थे सोने वगैरह के, तो उन सिक्के हमें मिले। जैसे ये कब का कॉइन इशूड फॉर किंग समुद्रगुप्ता के टाइम का, ये हमारे पास कॉइन मिला। अब इस कॉइन को देखकर, इस कॉइन में क्या क्या लिखा है, उसमें क्या डिपिक्ट किया गया, उससे देखकर भी हमें उस समय के लोगों के थिंकिंग के बारे में पता चलता है, थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलता है। अ मुगल कॉइन इश्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर शोइंग द जॉइडिक साइन, और है ना सेगिटेरियस धनु, आपने देखा सेगिटेरियस धनु जो राशि होती है, उस तरह का सिंबल अपनी बुक में देखना, लिटरली बना हुआ है। कितनी चौंकाने वाली बात है भाई। तो ये जहांगीर के टाइम में, मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम का हमें ये डिपिक्ट देखने को मिला है। तो इस तरीके से बच्चों पॉलिटिकल साइंस अब हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑल अबाउट पॉलिटी होती है। ये होती है कि भाई इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों को कैसे चलाया जाए, कैसे रूल्स इनके लिए डिफाइन किए जाए, इनको कौन शासित करेगा। पता चल रहा है जो शासित कर रहा है वो ऐसा ना हो जाए कि तानाशाह बन जाए, हिटलर जैसा कुछ हो जाए और वो लोगों पे अत्याचार कर ले, इस तरह की चीज ना हो। तो कैसा एक मैकेनिज्म सेट होगा, ऐसी स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। आज की डेमोक्रेसी वगैरह जो हम देख रहे होते हैं वो आ जाती है कि जनता के बीच में से किसी को इलेक्ट करो, वो जनता के लिए ही काम करे, जनता के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, और जनता ही उसे चुनेगी और जनता ही उसे हटा भी सकती है। इस तरह से शक्तियों का विभाजन करने की जो होती है हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब बच्चों इकोनॉमिक्स भी ना मैक्रो और माइक्रो लेवल के, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ रहे होते हैं कि जो पैसा है उसका जो रोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो कुछ ऐसे, आपको पता है क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन मतलब हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं इसे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई हो गई, मोटा मोटा समझो कि कुछ अब मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसी मोटा मोटा बोल रहा हूं, किसी कारण से हो गई, जैसे आर्थिक मंदी आ गई। अब अगर जब महंगाई हो जाती है ना, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब ये समझो कि एक ऐसी कंट्रीज भी रही हैं जहां लोग बैग भर भर के पैसा ले जाते हैं और वैल्यू उसकी 2 कौड़ी की नहीं होती है। ऐसा भी होता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के मतलब ये इन्फ्लेशन के टाइम में नहीं, अलग दूसरे टाइप्स होते हैं इसके, इन्फ्लेशन रिफ्लेशन अलग अलग होता है। कई बार पैसे की बहुत वैल्यू होती है, कई बार आप बैग भर के पैसा ले आ रहे हो, वो बैग भर के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आपने पता नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, आप उस समय मुझे नहीं पता कितने छोटे होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना कि एक बार डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था, क्या हुआ था उस समय। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ था कि बोल दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के बोल दिया था कि भाई अगले दिन से जितने जो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, 500 का नोट, 1000 का नोट, मतलब अगर आपके पास 50 का नोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये कागज का टुकड़ा है, लीगल टेंडर नहीं रहा, हाथ पीछे खींच लिया सरकार ने बोला, ठीक है ना। अभी आपने देखी भी होगी, एक मूवी भी आई थी उसमें थोड़ा कुछ बताया भी था। तो मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से वो उसका कुछ एक मतलब था कि क्यों किया गया होगा, उसके पीछे अपने अपने कुछ एक रीजंस रहे होंगे, कुछ मतलब कि कैसे अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के, या कुछ चीजें समझ, इंटेलिजेंस से कुछ चीजें समझ में आई होंगी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने वो स्टेप उठाया था। तो इस तरीके से वो, क्योंकि पैसा है जो चला रहा है पूरी दुनिया को, मतलब अभी हमारा सिस्टम जो है वो पैसे से रन हो रहा है, अच्छे काम भी बुरे काम भी, हर तरह के काम। तो उसको उसके बारे में आपको एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है। मुझे अभी याद आता है 1991 के दौरान बच्चों क्या हुआ ना कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद भारत ने ना धीरे धीरे अपने तरीके से काम चलाया, क्योंकि हम लोग भी बेचारे नए नए थे सबके सब, तो जो थोड़ा बहुत सीखे थे वो कंटिन्यू कर रहे थे नए जमाने के साथ। तो 1900 हमारी नीतियां ना सेट नहीं हो पाई, हम अच्छे से नहीं सेट कर पाए नीतियों को। अपनी जो पॉलिसीज थी, हमारे पॉलिसी मेकर उन्होंने कोशिश करी, बैड इंटेंशन नहीं था, गुड इंटेंशन के साथ उन्होंने ट्राई किया, बट क्योंकि उनके लिए भी नया था वो नहीं उसके साथ सरवाइव कर पाए। 1991 आने तक 1990 के दशक में अब ये समझ में आ गया कि इंडिया के पास अब फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब आप ये समझो मोटा मोटा पैसा होता है जो हमारे पास, वो पैसा बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम, इतना कम बचा कि 15 दिन का काम चल सकता है। भाई 15 दिन बाद अब क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है।
फिर अब ये हुआ, फिर क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऐसी चीजें बनी होती है, आईएमएफ जैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टाइप की चीजें, या इंटरनेशनल बैंक, कि भाई अगर किसी कंट्री के साथ किसी कारण से ऐसी चीज हो गई है तो हम उनको, मतलब एक पूरी संस्था होती है जिसपे पूरे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री के, लेकिन वो ये होते हैं कि यार हम मदद करेंगे एक दूसरे की, दूसरे कंट्री की, तो ऐसे करके। तो वहां ना फिर ऐसी बात आई, फिर ये हुआ, कैसे होगा कैसे होगा? उस समय हमारे जो अपने अर्थशास्त्री, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उस समय वो हमारे भारत के ना, ये जो वित्त मंत्रालय वाला, ये जो डिपार्टमेंट होता है ये वाला, वो देखते थे, पैसों वाला। तो उन्होंने उनके और उनके सानिध्य में, उनकी लीडरशिप में इंडिया ने पॉलिसीज बनाई, एलपीजी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी को फॉलो किया, और भारत उस चीज से बाहर निकल सका। और आज देख रहे हो कि हम अच्छे मुकाम पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और वो तभी बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है अच्छे मुकाम पे? जब आप अच्छे मुकाम पे बढ़ोगे, जब मैं अच्छे मुकाम पे बढ़ूंगा। अगर आप और मैं अच्छे मुकाम पर धीरे धीरे जाते रह रहे हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली अच्छे मुकाम पर बच्चों क्या हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। क्योंकि देश कौन है? आप मैं, यही तो देश बनाते हैं, ठीक है ना? तो हम दूसरे करें अच्छा, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, लेकिन क्या हम अच्छा कर रहे हैं, पहले हमें यह देखना होगा। हम खुद में अगर अच्छा डेवलप करते हुए, ग्रो करते हुए, चीजों को आगे बढ़ाते हुए, देश को आगे रखते हुए, और देश को आगे रखते हुए जब आप थोड़ा सा और ऊपर आपकी सोच बढ़ेगी, तो आप देश से ऊपर उठ करके आप मनुष्यता को, मानवता को, और आप न केवल इसको, बल्कि आप, मतलब फिर ये कि आप ऐसे देखोगे कि यार हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हमें अगर इस अर्थ में आए कि हम कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो गलत तो ना करें। तो जब ये रहेगा तो धीरे धीरे हम कुछ अच्छा भी करने लग जाएंगे। तो ये चीजें रहती हैं, ठीक है ना? तो ये होता है, क्योंकि ओवरऑल पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या बोला जाता है ना कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। इसीलिए ये सब चीजें हम पढ़ लें, लिख लें, लेकिन पढ़ लिख करके पता चल रहा तुम बम फोड़ कहीं जाकर के कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, टेररिस्ट वाले काम कर रहे हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं, कोई अगर ऐसे कर रहा है तो क्या फायदा भाई ऐसी पढ़ाई का? क्योंकि जो टेररिस्ट निकल के आते हैं वो भी टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई, वो भी अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं, वो भी सब कुछ होते हैं। रावण था, रावण भी पूरे वेद वेदांगों का ज्ञाता था, उसके बावजूद भी राक्षस था वो। तो ऐसा कहने का मतलब यह है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार अपने आप को सेल्फ इंटरोगेट भी करना है कि हमारा उद्देश्य, लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? एक परहित में होना चाहिए, मतलब हित में होना चाहिए, जिससे लोगों को भलाई हो, लोगों का अच्छा हो सके। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई करके उठ पटांग काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसने पढ़ाई लिखाई करी, फिजिसिस्ट ही था ना भाई, जिसने एटम बम बनाया, जिसने न्यूक्लियर बनाया, ओपेनहावर वगैरह जो लोग थे, ये रोए थे लिटरली उस दिन। ये जो आज की डेट में फ्रेडरिक नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल के उसमें जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो क्यों मिलता है? नोबेल ने जब वो आविष्कार किया, मेरे ख्याल से बम वगैरह इन्हीं का कुछ आविष्कार किया था, या डायनामाइट का, या कुछ तो किया था। तो किया तो अगले ने जब आविष्कार किया तब सोचा एक दिन, भाई मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बारूद के ढेर में रख दिया, दुनिया को खड़ा कर दिया, अपनी दुनिया को उठा के बारूद के ढेर में रख दिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने ये उठपटांग काम। तो उन्होंने बोला कि ये शांति वगैरह के लिए जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए मेरे उससे एक फंड जाएगा अपनी, तो एक तरह से, ताकि वो लोग अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट हो गया। लेकिन जो कर दिया वो तो कर दिया ना अगले ने। तो ऐसे करके बच्चों यही बात होती है, हमें किस दिशा में जाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति दोनों तरफ से काम करती है, विध्वंस में भी और सृजन में भी। अब इधर देखो, वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। अब इतना कुछ बताने के बाद भी अगर मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, तो मैंने क्या करा भाई इतनी देर तक खड़े होके? फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस बच्चों, ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ओवरऑल बात का कहने का मतलब ये है कि यार हम जो भी आज चीजें हमारे आसपास है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब सोशल साइंस है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसे कहूंगा तो मैं फिजिक्स पढ़ाते मैं कहूंगा सब फिजिक्स है, मैथ्स पढ़ाते सब मैथ्स है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेट मतलब एक हमारे चीजें बनी हुई हैं इस तरह की, हम उसमें से पिक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसको उसके उस दिशा से देख रहे हैं। कोई एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के बेटे हो, मतलब अपने मम्मी पापा के बेटे बेटी हो, ठीक है ना, बच्चे हो। तुम अपने टीचर्स के लिए स्टूडेंट हो, तुम अपने दोस्तों के फ्रेंड हो, तुम अपने सिबलिंग्स के भाई या बहन हो, तो तुम भारतीय, मतलब भारत सरकार के लिए तुम एक नागरिक हो, है ना? तो तुम हो तुम ही, लेकिन वही तुम अलग अलग रूप लेते हुए चल रहे हो, हर एक के लिए तुम अलग अलग बन जा रहे हो। उसी तरीके से चीज एक ही है, हम किस दृष्टिकोण से उसे पढ़ रहे हैं, हम उसमें भी किस एंगल से उसको देख रहे हैं, वो चीज हो जाती है। तो सोशल साइंस मतलब सोशल साइंस नहीं है, वही फिजिक्स अभी सोशल साइंस बन गई अगर हमने उसे अलग चश्मे से देखा, वही केमिस्ट्री सोशल साइंस बन गई अगर हमने उसे अलग तरीके से देखा। ये होता है तरीके से देखने का, और वही सोशल साइंस भी फिजिक्स बन सकती है, वैसे वर्जा। तो ये चीज होती है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यार अब आप लोग इंटरेस्ट होंगे, और ट्रस्ट मी, ये चीजें मजाक मतलब ऐसी नहीं होती कि भाई लिख दिया तो मान लो।
अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है और तुम डिसएग्री कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हो, मतलब तुम में वो खूबी है इसका मतलब। अगर तुम्हें इजीली समझ नहीं आ रही बातें तो तुम में वो कैलिबर है इसका मतलब आगे बढ़ने का, क्योंकि तुम्हें हो सकता है भाई आज तक पूरी दुनिया एक भेड़चाल में चल रही हो, तुम्हें आइडिया है, तुमने बोला नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम पीछे पड़ गए, तुम्हारे मास्टर कह रहे नहीं होना चाहिए, तुम कह रहे नहीं ऐसे होना ही नहीं चाहिए, मैं मानता ही नहीं ऐसे करके, मतलब क्योंकि तुम एक लॉजिक, तुम्हारे पास एक लॉजिक है, तुम्हें एक इंट्यूशन मिल रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे था, आपने गलत एक्सप्लेन किया। जैसे हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, अभी हिस्ट्री में किसी ने कुछ लिख के दिया, अशोक के शिलालेख पढ़ लिया हम लोगों ने एडिक्ट्स जाकर के, अब भाई हमने वो पढ़े जाकर के, लोगों ने पढ़े, जिसने भी पढ़े, जेम्स प्रिंसेप, हो सकता है वो गलत एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज को, क्योंकि अब तुम देखो उसे, क्या पता तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ज्यादा सच के नजदीक जा रहा होगा। तो ये चीज ऐसे देखनी है, ये चीज सिर्फ सोशल साइंस में नहीं, हर सब्जेक्ट में देखनी है अपने आप को। मैंने तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते में ही बोला है भाई, थॉमसन ने आके कहा कि तरबूज की तरह, रदरफोर्ड ने कुछ और कहा, नील्स बोर ने कुछ और कहा, लेकिन जरूरी नहीं है ना, तो तुम्हें अगर लगता है कि ये नहीं तो तुम ये कहो, लेकिन फिर उसको एम्पिरिकल एविडेंसेस होने चाहिए, फिर उसे एक्सपेरिमेंटली वगैरह भी चेक किया होना चाहिए, उसके पीछे ठोस कारण भी होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कुल मिला के सारी चीजें आ जाती है, बस होनी चाहिए एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा। अभी के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे, हाइप का बटन आता है, हाइप करेंगे बटन को। सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं मैं उसे कवर कर रहा हूं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, जो भी है हम पढ़ रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बोलते बोलते मैं भूल गया, हाँ ये है कि इसके बाद के जो चैप्टर्स है, शुरुआती 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आप देखो इसका पहला चैप्टर जो हमारा शेपिंग अर्थ वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ कैसे कैसे शेप लेती है, अर्थ के स्ट्रक्चर को समझेंगे और बहुत सारी चीजों को समझेंगे, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। उसके बाद वाला चैप्टर जो है वो क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर पे, कि अपने आसपास के वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिर हम पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर और उसके बाद इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर ले होंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।